हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का हिंदी का PYQ क्वेश्चन। क्या PYQ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका PYQ क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब का है? 2019 का है ना। आपको 10 साल का क्वेश्चन, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। इससे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। आप वीडियो अवश्य देखिएगा। आप नए होंगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप पुराने होंगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, है ना। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि VVI प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। खंड का है पाठित गद्यांश एवं काव्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आप उससे पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परिभाषित हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उसके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार से आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी एक व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। व्यक्तित्व बापू का अधिक करीब था, और कहना ना होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 ईस्वी में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे और औरतों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनिर्माण की पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल के विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मान हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 ईस्वी में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। यहाँ देखिए प्रश्न है ना। क्या प्रश्न है देखिए, थोड़ा ऊपर करते हैं। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? देखिए उत्तर है, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे
सामान्य परिवार में जन्म लिए हैं और वही परिवेश हुआ है, वहीं पर पालन पोषण हुआ है, देश के प्रधानमंत्री बने, है ना। क्या शास्त्री जी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे सामान्य परिवार में जन्म लिए हैं और वहीं परिवरिश हुआ है तथा देश के प्रधानमंत्री बने, है ना। चलिए देखते हैं किन गुणों के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था। किन गुणों के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था? किन गुणों के कारण? विनम्रता, सादगी और सरलता उसके व्यक्तित्व में एक विचित्र आकर्षण पैदा करती। इस दृष्टि से उसका जीवन बापू के करीब था। उनका जीवन बापू के करीब था, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में किनके आह्वान पर और करीब कब प्रवेश किया? चलिए देखिए यहाँ पे शास्त्री जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के आह्वान पर 1926 ईस्वी में प्रवेश किया, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शास्त्री जी 1926 ईस्वी में किसमें शामिल हो गए? शास्त्री जी 1926 ईस्वी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ड नंबर, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह क्या आशा है? विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, बाइबल की यह युक्ति बताती है कि विनम्र व्यक्ति सदैव पृथ्वी का वारिस होता है। शास्त्री जी का संदर्भ में यह चरितार्थित होता है ना। चलिए ये हो गया हम लोग। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर में काव्यांश है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मन संपत्ति, तन संपत्ति और यह जीवन संपत्ति चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या है आगे काव्यांश देखते हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकंचन किंतु इतना कर रहा, फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजाकर भात जब भी कर दिया, स्वीकार लेना यह वह संपन्न। गान आपूर्ति प्राण संपत्ति, रक्त का कण संपत्ति, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ, कर रहा आराधना मैं आज तेरी, एक विनती तो करो स्वीकार मेरी। आगे चलिए। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शिष्य पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अपूर्ति प्रश्न अपूर्ति, आयु का क्षण संपत्ति, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ, है ना। यह हो गया हम लोग का काव्यांश। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न और नीचे उत्तर।
इस काव्यांश का मूल भाव क्या है? इस काव्यांश का मूल भाव क्या है? इस काव्यांश का मूल भाव क्या है पूछ रहा है। तो इस काव्यांश का मूल भाव क्या है? इस काव्यांश का मूल भाव है मातृभूमि के प्रति संपूर्ण की भावना। कवि का मन तन और जीवन को देश की धरती के लिए संपन्न करना चाहता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। कवि अपनी मातृभूमि का ऋण कैसे चुकाना चाहते हैं? कवि अपने मातृभूमि का ऋण कैसे चुकाना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अच्छा से। कवि अपनी मातृभूमि का ऋण कैसे चुकाना चाहते थे? इस कविता के कवि अपना सवर संपत्ति करने वाले देशभक्त और वे अपनी मातृभूमि को सब कुछ आपूर्त कर देना चाहते हैं। फिर भी उन्हें संतोष नहीं हो रहा है। उसका मानना है कि मातृभूमि का बहुत ज़्यादा ऋण उसके ऊपर है, जिससे वे स्वयं को बलिदान करके भी चुकाना चाहते हैं, ताकि मातृभूमि की रक्षा हो सके। मातृभूमि की रक्षा हो सके, है ना। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ग नंबर, मुझे कुछ और भी दो, मैं तुझे संबोधन किसके लिए है? तुझे संबोधन मातृभूमि के लिए है ना। चलिए हम लोग देखते हैं घ नंबर प्रश्न क्या है। कवि के पास माँ का क्या ऋण है? कवि के पास माँ का ऋण क्या है ना। चलिए देखते हैं क्या है माँ का ऋण। मातृभूमि, कवि के पास मातृभूमि संकट में है, गुलामी की दास्ता में जकड़ी हुई है, जिससे उसे मुक्त कराना है। कवि के पास माँ का यह ऋण है कि वह उसे मुक्त कराए, है ना। चलिए यह हो गया घ नंबर। ड नंबर देखते हैं हम लोग। अंग, कवि मातृभूमि से क्या विनती कर रहे थे? कवि मातृभूमि से क्या विनती कर रहे थे? क्या कर रहे थे मातृभूमि से विनती? ले देते हैं। कवि मातृभूमि से विनती कर रहे हैं कि हे माँ, अपने चरणों के धूल मेरे ललाट पर मलकर मुझे आशीर्वाद दो। मेरे ललाट पर मलकर मुझे आशीर्वाद दो, है ना। चलिए देखते हैं अगला। यह खंड ख व्यवहारिक व्याकरण है। निर्देश अनुसार उत्तर दिए। पवन का रस गुलाल खा रहा है। क्या है? क्रिया के भेद का नाम लिखे। क्या होगा? खा रही है, सकर्मक क्रिया है। खा रहा है, सकर्मक क्रिया है। क्या खा रहा है? सकर्मक क्रिया है ना। चलिए देखते हैं अगला। ख नंबर, गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। क्रियापद काट कर लिखे। चलाना चाहिए, है ना। ग नंबर देखते हैं। वह तुम्हारा नाम जानता है। क्रियापद काट कर लिखे, जानता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। क नंबर क्या है? वह खाली स्थान विद्यालय जाता है। कहाँ? क्या हो जाएगा? वह नृत्य विद्यालय जाता है। ख नंबर क्या है? अनुराग खाली स्थान आलोचना ही करता है। अनुराग हमेशा
हमेशा आलोचना ही करता है ना। ग नंबर चलिए देखते हैं। ग नंबर का मेरे घर के खालिस्तान मैदान है। मेरे घर के पास मैदान है ना। चलिए देखते हैं। घ नंबर खालिस्तान तुमसे अच्छी तरक्की की। क्या वहाँ 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 तुमने अच्छी तरक्की की है ना। चलिए देखते हैं हम 55वां प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए 55वां प्रश्न रेड कलर लेते निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। क्या है? पहला, रचना के अनुसार वाक्य के कितने नाम लिखे। वाक्य के भेद के नाम लिखे है ना। वाक्य के भेद के नाम लिखे। क्या होगा? रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है ना। चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ख नंबर क्वेश्चन क्या है? जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। जहाँ जहाँ वह गया वह बहुत सम्मान हुआ। यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। कौन सा? मिश्र वाक्य। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। ग नंबर, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। कृत्यवाच्य में बदले। तो क्या होगा? सिपाही ने चोर को पकड़ा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। घ नंबर, कलाकार मूर्ति गढ़ता है। कर्मवाच्य में बदले। तो क्या होगा इसका आंसर? कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। निर्देश अनुसार उत्तर देना है। क नंबर, कृष्ण अर्जुन का समास। कृष्ण जुन का समास विग्रह करे। यथासा भाव कौन सा समास है? कृष्ण और अर्जुन है। और इसका ख का क्या आंसर हो जाएगा? ख हो जाएगा अव्ययभाव समास है। चलिए ग नंबर देखते हैं। बहुविग्रीय समास का एक उदाहरण दीजिए। क्या होगा? लंबोदर हो जाएगा है ना। चलिए देखते हैं। घ नंबर प्रश्न, गुरु के दो भिन्न अर्थ लिखिए। लिखने बोला। क्या होगा? शिक्षक और एक भारी है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। चलिए थोड़ा खंड ख है, ग है, हम लोग इसको डायरेक्ट चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर देने बोल रहा है। चलिए देखते हैं उत्तर देते। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समझ तन्मस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है ना। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच मुंह रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपने
लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न में चलते हैं। क्या है प्रश्न? प्रश्न के साथ उत्तर हम लोग देखते चलेंगे। है ना। चलिए, क नंबर क्या है? हवलदार साहब कौन सी बात विचित्र और कौतुकी भरी लग रही थी? कौन सी बात कौतुकी भरी लग रही थी? विचित्र और कौतुकी भरी लग रही थी। क्या क नंबर क्या है? हवलदार साहब चौराहे पर नेताजी की मूर्ति संगमरमर की देखी तो पहले कौतूहल हुआ, फिर उसमें जो चश्मा लगा था वह संगमरमर की न होकर मानवी चश्मा थी, जिसे देखकर बड़ा विचित्र लगा। फिर बार बार उस चश्मे को बदलते देखकर काफी कौतूहल हुआ। है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। खंड ख नंबर क्या है? ख। हवलदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा? हवलदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा? चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग ख नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। हवलदार साहब बार बार चश्मा बदलते चश्मे को देखकर पान वाले से इसके बारे में पूछा कि चश्मा बदलने वाला व्यक्ति क्या आजाद हिंद फौज का सिपाही रहा है या उसका साथी? हवलदार साहब यह जानना चाहता था कि वह विचित्र व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। चलिए देखते हैं हम लोग ग नंबर प्रश्न। ग नंबर प्रश्न क्या है? ग नंबर प्रश्न है, पान वाला किस लिए हंस पड़ा? पान वाला किस लिए हंस पड़ा? चलिए देखते हैं हम लोग। ग नंबर प्रश्न क्या था? पान वाला किस लिए हंस पड़ा? किस लिए हंस पड़ा? चलिए देखते। ग नंबर, पान वाला वास्तविकता को जानता था कि चश्मा बदलने वाला व्यक्ति एक मरियल सा बूढ़ा था। हवलदार साहब उसे आजाद हिंद फौज का सिपाही कहे जाने पर वह व्यंग से हंस दिया। है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। अथम है ना। यह भी एक काव्यांश है। चलिए देखते हैं काव्यांश को। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिकझिक के वो धुआंधार बोलते चले जाना कि उसके मूल में रही हो, पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधी के बीच जीते थे। वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कितना लंबा उत्तर है। हाँ, प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है यहाँ?
किस डॉक्टर साहब की चर्चा है? उन्होंने लेखिका के प्रति किस बात की प्रशंसा की? लेखिका किस बात पर प्रशंसा की? चलिए देखते हैं का नंबर क्या है। यहाँ अजमेर शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अम्बालाल की चर्चा है। अम्बालाल की चर्चा है। उन्होंने लेखिका द्वारा दिए दिए गए भाषण के संदर्भ में खूब प्रशंसा करते हुए उसके पिता को बधाई दी। यह प्रशंसा लेखिका के छात्र जीवन में दी गई भाषण से थी, जो उसके कहाँ छूट गया, छात्र जीवन में दी गई भाषण से थी, जो उसके मनोबल को बढ़ा रहा था और गर्व महसूस हो रहा है ना। चलिए देखते हैं हम लोग खान में प्रश्न क्या है। लेखिका के पिताजी का अंतविद्रोह क्या था? अंतविद्रोह क्या था? चलिए देखते हैं। लेखिका के पिता उसके छात्र जीवन के अवधि पर बिना काम किए यश की कामना करते थे, समाज में नाम कमाना चाहते थे, पर लेखिका ऐसा नहीं मानती थी, इसलिए दोनों के बीच अंतविरोध था है ना। चलिए देखते हैं हम लोग घ नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है घ नंबर प्रश्न। लेखिका किस शहर में रह रही थी? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या। लेखिका अजमेर शहर में रहती थी। लेखिका कौन शहर में? अजमेर शहर में। चलिए देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न है क्या। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। का नंबर क्या है। पाठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखना है। चलिए देखते हैं का नंबर का उत्तर। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन में तल्लीनत थी। उसके गायन में मस्ती और अलौकिक मिठास थी। उसके गाने में कबीर की ईश्वर भक्ति एवं जीवन के बारे में ज्ञान भरी बातें हुआ करती थी। गाना गाते वह झूमते मस्त हो जाते। किसानी गीत सुनकर महिलाएं भी गुनगुनाने लगती थी। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ख नंबर क्या है। ख नंबर नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटकर नमक मिर्च भूनकर अतः सुघरकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया के लिए नवाब साहब में नवाबी और अमीरी दिखाने की प्रवृत्ति थी। वह अकेले रेल के डिब्बे में बैठकर खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे। वह लेखक को यह नवाबी दिखाना चाहते थे, इसलिए खीरा को बड़े यत्न से काटकर नमक मिर्ची बुरका और अंतः सूंघकर ही खिड़की से बाहर प्रत्येक टुकड़े को फेंकते गए, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग ग नंबर प्रश्न क्या है। ग नंबर
फादर की उपस्थिति देखकर फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। चलिए ग नंबर का हम लोग उत्तर देखते हैं। मानवीय करुणा की दीव चमक पाठ में फादर कामिल मुल्के को लेखक ने देवदार पेड़ से तुलना की है। उन्होंने उनकी उपस्थिति को देवदार की छाया कहा है ना। परिमल की गोष्ठी में उनका सम्मान दिया जाता था। वे सभी परिचितों के साथ पारिवारिक रिश्त सा व्यवहार करते थे। घरों में उत्सवों और संस्कारों के अवसर पर पुरोहित की तरह उपस्थित होते थे। इसलिए लेखक को उनकी उपस्थिति देवदार की छाया की तरह लगती थी, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला घ नंबर प्रश्न क्या है। घ नंबर प्रश्न क्या है? काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यर्थ करते थे? कौन सा परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यर्थ करते थे? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। चलिए देखते हैं हम लोग घ नंबर का उत्तर। बिस्मिल्लाह खान को किस बात से व्यर्थ हो रहा था? परिवर्तन से। बिस्मिल्लाह खान की काशी में हो रहे परिवर्तन व्यर्थ करते थे क्योंकि अब वहाँ पुरानी खाने पीने की चीजें नहीं मिलती। मलाई बर्फ गायब हो गए हैं। कुलसुम हवाई अड्डा की देसी घी हलवाई की देसी घी की कचौड़ी भी नहीं मिलती। इसी तरह कई पुरानी परंपराएं भी गायब हो रही है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। 9 नंबर। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके प्रश्नों को उत्तर दिए। बोल रहा है, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, है ना। आपस रहत सने तगा तय नहित मन अनुरागी। पुरीन पता रहत जल भीतर तह रस देना दागी। जाओ जल मह तेल की गागिर बूंद ना ताको लगेगी। प्रति नदी में पाओ ना बरो दृष्ट न रूप प्रायगी। सूरदास अबला हम भोरी गुरु चोटी जो पाएगी, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग इसका प्रश्न क्या है। हाँ, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? क्या व्यंग निहित है? गोपियों के भाग्यवान कहने के पीछे व्यंग निहित है। आशय यह है कि उद्धव भाग्यवान नहीं वरन गायहीन है, क्योंकि कृष्ण के समीप रहने के बावजूद कृष्ण के प्रेम रंग के अछूत रहे, है ना। ख नंबर क्या है प्रश्न? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है? उद्धव की व्यवहार की तुलना किस से की गई है? कि उद्धव की तुलना गोपियों के कमल
गोपियों ने कमल के पत्ते और तेल की तेल के घड़े से की है ना। चलिए देखते हैं हम लोग नंबर प्रश्न क्या है। गोपियाँ किस भोली और अबला कह रही है। गोपियाँ किसे भोली और अबला कह रही है। गोपियाँ अपने अपने को भोली और अबला कह रही है। अपने आप को भोली और अबला कह रही है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये अथवा में है ना। कव्यांश से चलिए पढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि डर में कवि नजीवाले ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो फिर भर दो बादल गरजो। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या है। कवि बादल से फुहार रिमझिम रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं। कवि का नंबर क्या। कवि निराला जी उत्साह शीर्षक कविता में बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहने के पीछे वातावरण के क्रांति चाहते हैं, है ना। लोगों में राष्ट्रीय भाव का जोश भी भरना चाहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग का ख नंबर प्रश्न क्या है। ख नंबर प्रश्न कवि बादल को क्या, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहे हैं और क्यों। कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहे हैं और क्यों कह रहे। कवि निराला बादल को घेरने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि इस तपन भारी गर्मी से राहत मिल सके, साथ ही धरती को तृप्त कर सके, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग ग नंबर प्रश्न क्या है। विद्युत छवि उर में का क्या तात्पर्य। उर में क्या तात्पर्य। चलिए देखते हैं हम लोग अगला ग नंबर का उत्तर देखते हैं हम लोग। विद्युत छवि उर में क्या तात्पर्य है। चलिए देखते हैं ग नंबर का उत्तर क्या है। चलिए ग नंबर का उत्तर क्या है। कवि निराला के कहने का तात्पर्य यह है कि बादल के हृदय में विद्युत छिपी हुई है। उसके चमकने से चमक पैदा होती है। कवि क्रांतिकारी भाव से लोगों के हृदय में नया आलोक प्रदान करना चाहता है ना। चलिए यह हो गया। हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। क्या है क नंबर क्या है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए, है ना। चलिए देखते हैं क नंबर का आंसर क्या है, उत्तर क्या है। क नंबर का उत्तर है विनम्रता व्यक्ति की उद्दंडता और घमंडीपन को शिथिल करती है। परशुराम और लक्ष्मण में साहस और शक्ति दोनों है, पर उसमें विनम्रता का भाव है। इस कारण धनुमक के बाद परशुराम और लक्ष्मण के बीच विवाद बढ़ गया था, पर राम ने
विनम्रता से लक्ष्मण को रोकने के पश्चात समय शांत हो गई। इसलिए कहा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है ना। चलिए देखते हैं हम लोग ख नंबर प्रश्न क्या है। ख नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, है ना। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं हम लोग। ख नंबर प्रश्न, बच्चे की मुस्कान निश्चल होता है, वह भोले होती है और स्वाभाविक भी इसलिए वह किसी को भी प्रभावित कर डालती है। किंतु एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान कुटिलता, वक्रता, व्यंग रहती है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न क्या है। माँ का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो, आपके दिल को छू गए हो, है ना। 11 नंबर प्रश्न है यह अथवा में था। चलिए देखते हैं। इस पाठ का सबसे रोमांचक प्रश्न है चूहा पकड़ते समय बिल से सांप का निकलना। सभी बेतहाशा गिरते पड़ते शरीर को लहूलुहान करते जान लेकर भागते हैं। भोलानाथ अपनी माँ की गोद में शरण लेता है। यह प्रसंग किसी भी पाठक के हृदय को छू लेता है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इस पाठ में बच्चे के विभिन्न प्रकार के खेलों और हरकतों का वर्णन है। बच्चों के खेलों में कभी कभी पिताजी भी भागीदारी बनना किसी के भी मन में छू लेता है ना। चलिए देखते हैं आगे है। बच्चों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, बच्चों के भोजन, शादी और खेती के साथ होना आदि कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं जिसमें पिताजी अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। यह सब पाठक के हृदय में गुदगुदाती पैदा कर देते हैं ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। यह अथवा में है, ये भी अथवा में है ना। जीते नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की भौगोलिक स्थिति एवं वहाँ के जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी उसे अपने शब्दों में लिखे। चलिए देखते हैं। कहाँ तक? जीते नार्गे लेखिका के जीप चलाकर चालक के साथ गाइड भी था। जीतेन एक समझदार था, मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति था। उसने लेखिका को सिक्किम के संबंधित में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। उसका कहना था कि सिक्किम काफ़ी सौंदर्यशाली प्रदेश है। वह समतल मैदानी भूभाग नहीं बल्कि पहाड़ी प्रदेश है। युमयांग की 149 किलोमीटर की यात्रा में हिमालय की घनात्मक घाटियों
घाटियों और फूलों फूलों से लदी वादियों के दर्शन होते हैं ना। सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से सटा है। वहाँ वहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म लंबी है। यदि किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफ़ेद पत्रिकाएं फहरा दी जाती है। किसी शुभ कार्य के अवसर पर रंगीन पत्रिकाएं फहरा दी जाती है। वहाँ के लोग काफ़ी मेहनती है। वहाँ की औरतें भी काफ़ी परिश्रमी होती है। कभी कभी टोकरी में अपने बच्चों को भी लेकर चढ़ाई पर चलती है। वहाँ की स्त्रियां रंगीन और चटकदार कपड़े पहनना पसंद करती है। उनकी परंपरागत पोशाक बोकू है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। खंड घर रचना लेखन 12 नंबर प्रश्न है। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखे। 200 शब्दों से 250 शब्दों में निबंध लिखे, है ना। चलिए क्या है कन्वर्ट किया हम लोग का समाचार पत्र के महत्व। संकेत दिया है। संकेत बिंदु भूमिका लोकतंत्र का प्रहरी प्रचार का सशक्त माध्यम उपसंहार। चलिए देखते हैं उत्तर, है ना। चलिए देखिए समाचार पत्र का महत्व। संकेत बिंदु क्या है? भूमिका, महत्व, लोकतंत्र का प्रहरी, बहुउपयोगी प्रचार का सशक्त माध्यम, व्यापार एवं रोजगार, ज्ञान बुद्धि। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, है ना। विश्व के कोने कोने में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इन सब की जानकारी समाचार पत्र से ही मिलती है। कम पढ़े लिखे लोगों से लेकर सुशिक्षित लोगों की बहुत बड़ी संख्या को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे कोई अखबार नहीं पढ़ लेते। अपनी दुनिया के बदलते चेहरे को पहचानने के लिए अखबार का पढ़ना जरूरी है। प्रातःकालीन वायु की तरह समाचार पत्र मानसिक ताजगी देती है ना। चलिए आगे देखते हैं। समाचार पत्रों को लोकतंत्र का सजग प्रहरी एवं सबसे दृढ़ चौथा स्तंभ कहा गया है। समाचार पत्र अप्रत्यक्ष रूप से सरकार, जनता और जनमत तीनों का नियंत्रण और निर्देशन करता है ना। चलिए देखते हैं। समाचार पत्र प्रचार का एवं जनमत को प्रभावित करने का शक्तिशाली साधन है।
आधुनिक समाचार पत्र देश विदेश की घटनाओं की जानकारी नहीं देते। आपूर्ति हमारी विचारधारा को देश विशेष से मोड़ने की क्षमता रखते हैं। विज्ञापन के सशक्त माध्यम के रूप में समाचार व्यापार के प्रचार प्रसार के अत्यंत उपयोगी होता है। समाचार पत्रों से हमें रोजगार की प्राप्ति होती है। इसमें रोजगार के विज्ञापन छपते हैं। स्वयं समाचार पत्र भी लोगों को रोजगार देता है। समाचार पत्र सरकार और जनता दोनों को जागरूक बनाता है। समाचार पत्रों को महत्व का संकेत करते हुए पाटर ने कहा था समाचार पत्र जनता का विश्वविद्यालय है। समाचार पत्र में सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं पर भी लेख प्रकाशित होते रहते हैं। राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं पर विचार जगत सामग्री अखबारों द्वारा मिलती है ना। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। आगे क्या है? जनतंत्र के प्रहरी समाचार पत्रों को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी वे जनतंत्र की रक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए संपादक की बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है कि वह अपने अखबार को प्रचार का साधन या पत्रकारिता का केंद्र ना बनने दे। इस तरह वे राष्ट्र और मानवता की अमूल्य सेवा कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। हम लोग इसमें तीनों प्रश्न को देख ले। 2 प्रश्न है। कंप्यूटर विज्ञान का अद्भुत वरदान। संकेत बिंदु है भूमिका, कंप्यूटर के उपकरण, कंप्यूटर का कार्य, उपसंहार, है ना। और यहाँ पे हम लोग हमारा राज्य झारखंड। संकेत बिंदु परिचय, इतिहास सीमा, निवासी एवं साधन, उपसंहार। चलिए देखते हैं हम लोग। ये हो गया हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर विज्ञान का अद्भुत वरदान। कंप्यूटर का सरल अर्थ संगणक है। जटिल गणनाओं का हल कंप्यूटर शीघ्रताशील प्रस्तुत कर देता है। कंप्यूटर का कार्य गणनाओं तक सीमित नहीं रह गया है। आपूर्ति विहत शोध एवं अनुसंधान कार्य कंप्यूटर कर रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान का संपूर्ण क्रियाकलाप कंप्यूटरों की गणनाओं, निष्कर्ष और नियंत्रणों पर आधारित है। सुदूर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित, स्थापित अथवा उसमें चक्कर लगाते उपग्रह यानी आदि गड़बड़ियों को पृथ्वी पर से ही कंप्यूटर ठीक कर देता है।
उपग्रहों यानों में भी कंप्यूटर होते हैं जो ग्रहों, तारों आदि की स्थिति के चित्र लेते हैं, उसके आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण और विवेचन करते हैं। कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय उपयोग वाणिज्यिक व्यवसाय और व्यापार में हो रहा है। आज के उद्योगों और व्यापार आदि समस्त लेख प्रणाली कंप्यूटरों से संचालित है। अब सभी तरह की सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से कंप्यूटर से दीर्घकालीन के लिए सुरक्षित रख ली जाती है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। दूरसंचार और सूचना क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग से नई क्रांति आई है। कंप्यूटर मुद्रण ने पुस्तक एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन को अत्यंत सरल और गतिशील बना दिया है। यातायात नियंत्रण में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसमें रेलवे में गाड़ियों की परिचालन नियंत्रित और टिकाव के आचरण एवं निगमन को सरल और त्वरित बना दिया है। बैंकों के कंप्यूटरों के उपयोग से ग्राहक सेवा बहुत ही आसान बन गई है। कंप्यूटर और इंटरनेट क्षण भर विश्व भर की सूचनाओं को माउस क्लिक करते ही उपलब्ध कर देते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। चिकित्सक क्षेत्र में रोगों की पहचान, निदान और शल्य क्रिया में कंप्यूटर की मदद ली जा रही है। MRI तथा CT स्कैनिंग आदि कंप्यूटर के ही चमत्कार है। कंप्यूटर का उपयोग कृषि क्षेत्र में भी होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार, मुखिया और अधिकारी कोई भी सूचना प्राप्त कर लेते हैं और अधिनिस्तों को निर्देश दे देते हैं। यह सब काल्पनिकता कार्य भारत में कंप्यूटर के कारण ही संभव हुआ है। कंप्यूटर के प्रचलन के साथ व्यापक बेरोजगारी की संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन यह आशंका निर्मूल साबित हुए। कंप्यूटर ने असीमित संभावनाओं के द्वारा खोल दिए हैं, किंतु इसके प्रयोग में सतर्क, सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है।
यह एक ऐसा साधन है जिसका राष्ट्र की प्रगति में निर्मूल योगदान है। लेकिन एक बात स्मरणीय है कि कंप्यूटर साधन भर है, साध्य नहीं है। मानव के ऊपर इसके महत्व देना अनुचित होगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्या, हमारा राज्य झारखंड, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या, हमारा राज्य झारखंड। परिचय। सुरम पहाड़ियों और वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्राकृतिक का कड़िता स्थान है। एक बार जो यहाँ आ गया फिर वही यही का होकर रह जाना चाहता है। यहाँ की स्वर्णिम भूमि त्रस्त श्यामला रलर्ग और वन संपदा से परिपूर्ण है। इसकी प्रकृति कटा अंगूठी है ना। हर ओर प्रकृति अपनी अनोखी छटा बिखेरती रहती है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। इतिहास। क्या, अब देखेंगे हम लोग इतिहास। अबुल फजल ने आईने अकबरे में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया और आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा के लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि मिले थे, है ना। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। पहले बिहार और उड़ीसा संयुक्त राज्य के रूप में थे। 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए। बिहार के साथ इस भूप्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं हो रहा था। अतः अलग राज्य के लिए झारखंड में बहुत दिनों तक आंदोलन चला। अत्यंत 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारतीय मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में झारखंड प्रदेश का उदय हुआ, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग सीमा। इसका उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा है ना। क्या, इसके उत्तर बिहार है ना। उत्तर बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा है। निवासी। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 2 करोड़ 69 लाख है। झारखंड में 30 के करीब जनजाति रहते हैं, है ना। जिसमें संथाल, मुंडा और उराव यह 3 अत्यंत प्रमुख है। झारखंड में चावल और गेहूं दोनों फसल होती है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। और चलिए अब देखते हैं क्या साधन। देश में
देश में खनिज की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। यहाँ उद्योग धंधों का जाल बिछा है। जमशेदपुर, रांची आदि प्रमुख औद्योगिक नगर है। तांबा, कार्बोनाइट, मैग्नीज और बॉक्साइट यहाँ प्रमुख रूप से उपलब्ध है ना। चलिए देखते हैं हम लोग पर्यटन स्थल। क्या पर्यटन स्थल? पर्यटन को दृष्टि से झारखंड में अपार संभावना है। हुड्रू, दसम, जोड़ा, हिरनी आदि जलप्रपात नियमभ्राम है। इसके अलावे नेतरहाट का पठार झारखंड का सबसे ऊंचा और खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र है। स्वर्णरेखा, दामोदर, कोयला आदि नदी इस प्रदेश की शोभा है। पलामू तथा हजारीबाग का नेशनल पार्क इस क्षेत्र का नामी गिरामी अभयारण्य है। झारखंड में बहुत से धर्मस्थल भी है। देवगढ़, वासुकीनाथ, अंजन धाम, चुटिया का मंदिर, रजरप्पा का छिनका मस्तिष्क मंदिर, रामरेखा धाम, सिमडेगा है और आदि प्रमुख धर्म स्थान है। उपसंहार, चलिए उपसंहार। संसाधनों से भरपूर हमारा झारखंड त्वरित विकास की बाट जो रहा है। आशा है वह दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य देश के अग्रणीय राज्यों में गिना जाए। सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे तथा सर्वत्र शांति, समृद्धता एवं सुशासन का साम्राज्य होंगे, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न क्या है। 13 नंबर, समय के समय के सुयोग और सदुपयोग और परिश्रम का महत्व बतलाते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। पत्र लिख रहा है ना अपने छोटे भाई को। चलिए देखते हैं। प्रिय राजकुमार शुभाशील, इधर लिखिए जगह का नाम, गाँव और इधर डेट देना है। तो उधर 25 फरवरी 2019। यह 2019 का PYQ क्वेश्चन है। क्या PYQ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे 2019 दिया हुआ है ना। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिए, आपके लिए यह उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए देखते हैं। कल ही तुम्हारा मित्र अशोक मुझसे मिला था। उसकी बातों से मुझे यह आभास हुआ कि इन दिनों तुम समय का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हो तथा पढ़ाई में मेहनत भी नहीं कर रहे हो। राजकुमार, अभी तुम्हारा एक मिनट अत्यंत कीमती है। अच्छे परीक्षा फल के द्वारा ही तुम अपने भविष्य की ठोस आधारशिला रख सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का दुरुपयोग करता है वह भाग्यवान चल जाता है। जो
अनवरत परिश्रम करता है वही उन्नति की सीढ़ी पर निरंतर चढ़ता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन में सदा प्रसन्न, संतुष्ट और संपन्न रहता है। विद्यार्थी के लिए तो समय का सदुपयोग और सही दिशा में कड़ी मेहनत और भी अधिक आवश्यकता है ना। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है? मेहनत की और भी अधिक आवश्यकता है। आशा है कि इस बातों को ध्यान में रखोगे। स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा अग्रज अजय। यह पत्र ऐसे इसी प्रकार लिखना है ना। आपको आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इधर चलिए अगला प्रश्न क्या है? आप अपने मोहल्ले में सड़क एवं नालियों की सूचित सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक अनुरोध पत्र लिखिए। सेवा में अध्यक्ष नगर पालिका रांची महोदय। इसी प्रकार लिखिएगा आप लोग, है ना। नगर पालिका रांची सभी निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की सड़कों के किनारे कूड़े की ढेर है जो नालियों में जाकर जमा हो जाता है। सफाई कर्मचारी भी इन दिनों लापता है। इन गंदगी से उत्पन्न हुए दूषण से सांस लेना बहुत कठिन हो रहा है। इस प्रकार के कूड़ों के ढेर पर मक्खियों की भड़बड़ाहट होती रहती है जो दूर दूर तक गंदगी फैलाने में लगती रहती है। यही नहीं, इन कूड़ों के ऊपर सूअर, कुत्ते जैसे गंदे और घिनौने जानवर घूमते हुए गंदगी में दुगनी वृद्धि कर रहे हैं। इसी प्रकार की बदलती हुई गंदगी से कई प्रकार की भयंकर बीमारी जैसे हैजा आदि होने की आशंका बढ़ गई है ना। आप लोग भी देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस दिशा में तत्कालिक ध्यान देकर सफाई व्यवस्था करने की कृपा करें। इस कार्य हेतु हम सदा आपके बने रहेंगे। आपका विश्वास भाजन, एक जागरूक छात्र, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 2 प्रश्न है। क्या? समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति जन जागरूकता हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करने के लिए है। यहाँ 2 प्रश्न है और एक क्या है? प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद के विक्रेता हेतु लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, है ना। चलिए हम लोग हर्बल साबुन का विज्ञापन तैयार करते हैं। क्या? हर्बल साबुन का विज्ञापन तैयार करते हैं। स्वस्थ और सुंदर त्वचा के लिए हमारे प्रयोग करके पतंजलि हर्बल साबुन सोप बिना कोई नुकसान पहुंचाए त्वचा में निखार लाता है। त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए विशुद्ध देसी जड़ी बूटिया से निर्मित हानिकारक केमिकल की जगह आयुर्वेदिक तत्व से बना आज से ही आजमाएं और 1 सप्ताह में
असर देखे, है ना। यह आपका हो गया विज्ञापन। चलिए, यह आप लोगों का हिंदी का PYQ क्वेश्चन, हिंदी का क्लास 10th हिंदी का, क्लास 10th हिंदी का PYQ क्वेश्चन जो कि 2019 का था, जो आपका कंप्लीट हो गया। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए जरूर, आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।